बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। जिस एडवर्टाइजिंग में स्टार की जरूरत पड़ती है, पूरे सवाल का एड था कोका कोला के लिए था। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेकर? क्योंकि एआई इस समय ऐसा कॉन्वर्सेशन है। क्या स्पीकर्स की आपने कोई भी एड ऐसी देखी थी अगला और वो ऐसे कर रहा है और पब्लिक ने बोला हाँ ठीक है। किस तरीके के बच्चों को, टीनेजर्स को, कॉलेज पास आउट्स को एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशन में जाना चाहिए? दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा होता है ना कि जबरदस्ती कोई एक चीज करवाई जाती है या जबरदस्ती कोई एक चीज हटवाई जाती है, लेकिन वही उसका हुक पॉइंट बन जाता है। एसआरके से ऑलमोस्ट डबल ब्रांड वैल्यू ड्राइव करते हैं वो एडवर्टाइजिंग। बच्चा घर आ रहा है, आज तक किसी माँ ने बोला है क्या दाग अच्छे हैं? पर सारी माएं सर्फ एक्सेल खरीदती है ना। मैं बस एयरटेल गर्ल बोलूंगा और सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। हेलो ऑडियंस, हाय, नमस्कार। आज का हमारा एपिसोड है उन स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, जो एडवर्टाइजिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज एक गेस्ट हैं जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और आज उनके थ्रू हम लोग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हो, या कॉलेजेस में जाना इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजिंग के लिए कि नहीं है, या एडवर्टाइजिंग के ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्सपर्टीज गेन करके आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड ऑन एडवर्टाइजिंग। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेकर, जो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग में प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं लोग, जो एडवर्टाइजिंग के सारे एस्पेक्ट्स में प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, जैसे कॉपी राइटिंग हो गया या और भी एस्पेक्ट हो गया, तो उन लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग क्या है? मैं इस जवाब की शुरुआत में आपको थोड़ा एडवर्टाइजिंग के बारे में बता करके करना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग में एज एक्सपेक्टेड आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, फिर उनकी होल्डिंग कंपनीज होती हैं, प्रीटी मच जैसे आपके ब्रांड्स होते हैं और उन ब्रांड्स की होल्डिंग कंपनीज है, राइट। पर एडवर्टाइजिंग कंपेयर टू एनी अदर जॉब, आपका जो स्ट्रैटेजी है, आप जो अपने रेवेन्यू टारगेट्स लेके चल रहे हो, वो एडवर्टाइजिंग में भी कॉमन है। वो आप किसी और बिजनेस में भी जाओगे वहां भी कॉमन है। बट एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या लेकर के आता है? अगर आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में घुसोगे तो आपको कौन लोग मिलेंगे? लाइक एनी अदर ऑफिस, वहाँ पे एचआर होगा, वहाँ पे आपका एडमिन डिपार्टमेंट होगा। बट एडवर्टाइजिंग एजेंसी की नर्व्स, जो उसका जो कोर होता है, जो अगर आप आज की एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचो और 1970 की एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचो, वो जो कोर आज भी नहीं बदला है, वो है मीडिया प्लानिंग, आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट, फिर आपका क्लाइंट सर्विसिंग, और जिस बारे में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, जिस बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा, वो आपका क्रिएटिव डिपार्टमेंट। और जब हम क्रिएटिव डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो व्हेन वी कॉल समथिंग अ क्रिएटिव इन एडवर्टाइजिंग, आपने एक प्रिंट एड देखी फॉर एग्जांपल, राइट? आपने एक प्रिंट एड देखी, न्यूज़पेपर में आई है, आपने एक बिलबोर्ड देखा, आप गाड़ी से जा रहे थे, तो वो एक विजुअल होता है और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, राइट? वो जो टेक्स्ट है, दैट इन एडवर्टाइजिंग इज नोन एज कॉपी, और वो जो पूरा विजुअल देख रहे हो, दैट in advertising is known as art, and that's what advertising is. It is art and copy. तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कोर है एडवर्टाइजिंग के लिए, 1970 में भी थे, आज भी है। प्लानिंग, क्रिएटिव, अकाउंट मैनेजमेंट, राइट? आपका अकाउंट मैनेजमेंट, एंड व्हेन आई से ये एक इंडस्ट्री है, राइट? तो जब इंडस्ट्री होती है तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि उस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के जॉब रोल्स, राइट? वो जॉब रोल्स कौन से हैं और वो जॉब रोल्स क्या डिमांड करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, राइट? जो लोग एडवर्टाइजिंग बता रहे हैं, दैट्स हाउ योर क्वेश्चन स्टार्टेड, आई बिलीव, राइट? आप जब एक रेडियो एड सुनते हो तो आप सोचते होंगे कि एक ये राइटर है जिसने ये एड लिखी हो, राइट? फिर आप सोचते हो कि एक ये स्टूडियो है जिसने ये स्पॉट या जिंगल, अगर म्यूजिक के साथ है तो जिंगल, म्यूजिक के है, नरेशन है तो स्पॉट, रेडियो में उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये एक ने रिकॉर्ड किया होगा और ये रिलीज होगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। किसी भी रेडियो जिंगल को हमेशा एक टीवी एड होता है, उसके प्रिंट एड्स होते हैं, उसके साथ कुछ बिलबोर्ड्स हम देखते हैं। तो जब आप ये सवाल पूछ रहे हो कि एडवर्टाइजिंग जो लोग बनाते हैं वो लोग कौन हैं, तो वो ये सारे लोग, वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसने वो स्पॉट को अपनी आवाज दी होगी, जो एक एडवर्टाइजिंग के कॉपीराइटर ने लिखी थी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के प्रोडक्शन पार्टनर का वॉइस ओवर आर्टिस्ट आया, आरजे भी हो सकता है, जिसने वो स्पॉट को अपनी वॉइस दी। तो ये डिफाइन कर पाना कौन है वो लोग जो एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं। यस, व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट्स, एंड क्रेडिट्स आर गिवन, we see a limited set of people
कि हाँ ये एजेंसी थी, ये प्रोडक्शन हाउस था, ये क्रिएटिव डायरेक्टर थे, ये राइटर थे, ये आर्ट थे, ये थे। बट देन यू नो वी एज एन इंडस्ट्री, हम लोग वो मूवीज जैसा लंबा सा क्रेडिट रोल लिखने के लिए हमारे पास वैसा कोई स्पॉट नहीं, दैट्स व्हाई वी डोंट डू इट। बट वो जब एक एड शूट हो रहा होता है तो बिलीव मी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीवीसी या आज की डेट में डीवीसी, डिजिटल वीडियो, राइट, डिजिटल वीडियो कमर्शियल, वो एड जब शूट हो रहा होता है वहां पे 40 से 50 लोग प्रोडक्शन हाउस के खड़े होते हैं, not just the line producer, not just your executive producer, not just your makeup dada या लाइट वाला जिसको क्रेडिट मिलने वाला है, there are whole set of people, right? There are interns in art जो एक छोटा सा इनपुट दे देते हैं कि अरे सर इस बलून को वहां से हटा करके वहां लगा दीजिए, but they are there, they're working, right? और हमारी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं क्रेडिट करती है इन लोगों को। But then अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, it's a gateway to a whole lot of commercial success in artistic pursuits, okay? आप एक अच्छा सा जिंगल बना दो एडवर्टाइजिंग का, आपकी जो पेचेक होगी थोड़ी सी लिमिटेड होगी, अगर आपका काम लाइव जाए, आपका वो जिंगल और वो एड उस जिंगल की वजह से वायरल हो गया, तो कल को शायद आपके पास कहीं और से भी ऑफर्स आएंगे। एंड सेकेंडली, क्या एडवर्टाइजिंग ऑनेस्ट होती है? मैं आपको इस सवाल के जवाब के लिए एक एडवर्टाइजिंग की चीज बताता हूँ, जिसको एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एडवर्टाइजिंग एग्जैजरेशन बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग एग्जैजरेशन होता है कि आप अपना कोई भी ऐड याद रखो, कोई भी ऐड याद करो, बचपन का ऐड याद करो, कोई सा भी ऐड याद, ऐसा होता है क्या लाइफ? नहीं होता। सबसे अच्छी एड्स हैं कि बच्चा घर आ रहा है, अभी मैं एग्जांपल्स यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई वुड वांट टू कंटिन्यू विद एग्जांपल्स बिकॉज उससे थोड़ा रिलेटेबल हो जाता है। बच्चा घर आ रहा है, आज तक किसी माँ ने बोला है क्या दाग अच्छे हैं? नहीं बोला है ना, सारी माएं डांटती है, पर सारी माएं सर्फ एक्सेल खरीदती है ना, खरीदती है क्या? एडवर्टाइजिंग का झूठ है, मगर यही सच है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एस्पिरेशनल होती है। एडवर्टाइजिंग हमेशा एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना चाहती है, वो हमारी सच्चाई नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली झूठ नहीं बोलते, पर झूठ नहीं है, वो झूठ। उन्होंने बोला दाग अच्छे हैं और उन्होंने दिखाया दाग क्यों अच्छे। अगर मैं एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहूँ, यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री, ये कैंपेन इंडिया में विद्या बालन जी के साथ और भी कई सेलिब्रिटीज के साथ किया गया। बट अगर ये दोनों कैंपेन्स का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये इंडिया में भी एक्सटेंसिवली हुए हैं और ये पूरी दुनिया में कैंपेन, पूरी दुनिया में सर्फ एक्सेल एक अलग नाम से बिकता है कई सारे मार्केट्स में, और वहां पे यही पोजीशनिंग है कि स्टेन्स आर गुड। और जो यहाँ पे आपने विद्या बालन की एड देखी थी या स्निकर्स की आपने कोई भी एड ऐसी देखी थी कि जिसमें वो आप देख रहे हो फीलिंग की भूखा है अगला और वो ऐसे कर रहा है, वो ग्लोबल पोजीशनिंग है स्निकर्स। यू आर नॉट यू ग्लोबल पोजीशनिंग इन द सेंस कि अगर इंडिया में वो बोल रहे हैं दाग अच्छे हैं तो पूरी दुनिया में भी यही बोल रहे हैं दाग अच्छे हैं, उस दुनिया की भाषा में, फ्रांस में फ्रांस की भाषा में, अमेरिका में अमेरिका की भाषा में। सेम गोज विद योर स्निकर्स भी आपका जहां अंग्रेजी में, जहां फ्रेंच में, जहां स्पेनिश में बोल रहा है, मगर वो यही बात बोल रहा है कि जब आप भूखे होते हो तो आप बदल जाते हो, स्निकर्स खाओ, आपकी भूख खत्म हो जाएगी और आप शांत हो जाओगे। वो है एडवर्टाइजिंग का ट्रुथ, राइट? हमारी इनसाइट हमेशा ट्रुथफुल होती है। हम लोग जहां से कैंपेन को बिल्ड करना चालू करते हैं और सिर्फ अपने इससे नहीं ट्रुथफुल होते, हम मार्केट से भी डेटा लेते हैं ना। तो यस, एग्जैजरेशन है, एग्जैजरेशन क्रिएटिव लिबर्टी है, एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी है एग्जैजरेशन। तो किस तरीके के बच्चों को, किस तरीके के टीनेजर्स को या किस तरीके के कॉलेज पास आउट्स को एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशन में जाना चाहिए, जो लोग इस तरीके के छोटे छोटे डिफरेंस अपनी पर्सनालिटी में परस्यू कर पाए कि मुझे एग्जैजरेट करना है, झूठ नहीं बोलना, नहीं होना है, मुझे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के। तो ये कुछ एग्जैक्ट क्वालिटीज या स्किल्स होनी चाहिए किसी में कि यार हाँ, इस तरीके के आदमी को, इस तरीके के बच्चे को एडवर्टाइजिंग के दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। झूठ होगा तो आप बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट कमिंग टू क्रिएटिव, राइट? क्रिएटिव में क्योंकि मेरे को पर्टिकुलरली ऑन एन अम्ब्रेला लेवल, मतलब एक अगर मैं पूरा एकदम ऐसे करके 360 बात करूं तो कोई कुछ भी कर सकता है, पर किसके पास एडवांटेज है एडवर्टाइजिंग में आने के लिए? अगर भाई साहब आपने अगर स्कूल्स में अच्छे एस्से लिखे, आपके निबंध हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे होते थे, आप अच्छे निबंध लिखते थे, आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में बहुत अच्छा किया है अपने स्कूल में, आपको
यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज लिटरेचर में एडमिशन मिला है, ऑनर्स में, इस सब में। तो एडवर्टाइजिंग का क्रिएटिव डिपार्टमेंट में कॉपी साइड प्लीज आइए। और इन जनरल आपकी अगर हाथों से बनाई हुई कला अच्छी है स्कूल टाइम पे, तो आप प्लीज एडवर्टाइजिंग को एज अ करियर ऑप्शन कंसीडर करिए आर्ट डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे मैं आता हूँ व्हेन यू गेट इन द जॉब। अब व्हेन वी मेक दिस अ थिंग कि भाई लिखने वाला कॉपी में, बनाने वाला आर्ट में, जब हम इसको ऐसा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे तब आ जाती है कि भाई साहब अगले को एक कैप्सूल बेचनी है जो मार्स पे आपको जिंदा रखेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है सॉल्व करने को, आपको इसके लिए प्रचार करनी है कि here is a capsule that will keep you alive on Mars, right? और आपको इसके लिए एक ऐड बनानी, तो मैं बोलता हूँ क्या लिखने वाला अगर उसके अंदर वो विजुअलाइजेशन नहीं हुई, अगर उसके अंदर वो इमेजरी नहीं क्रिएट हुई, और वो आर्ट बनाने वाला जो सिर्फ कला में निपुण है, जो सोचता है कि नहीं मेरे को जब कम्युनिकेशन आएगी इन रिटन तो मैं ये एक फ्रेमवर्क या एक आर्ट बोर्ड पे ये सेट कर दूंगा, क्या वो आदमी जो सिर्फ आर्ट के बारे में ही जानता है और वो ये नहीं सोच रहा कि मार्स पे ये कैप्सूल को बेचना कैसे है, फिर बोलना क्या है, वो नहीं आता अगर उसको, तो फिर दोनों मिल करके कुछ नहीं कर पाए। तो जब आपने मेरे से पूछा कि किसको एडवर्टाइजिंग में आना चाहिए, वो एक अच्छा राइटर है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। व्हेन आई से आर्टिस्ट आई मीन विजुअल आर्टिस्ट, फाइन आर्ट्स, राइट। पर उन दोनों को एक दूसरे का काम नहीं आना चाहिए, उन दोनों की इमेजिनेशन एक दूसरे के काम में भी घूमनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से। और आप प्रशांत इंजीनियरिंग से एडवर्टाइजिंग में कैसे आए? 10th तक मैं काफी अच्छा था साइंसेस में। 11th में साइंसेस चेंज होती हैं, काफी कुछ बदल जाता है। इंजीनियरिंग करने गया बैंगलोर, काफी अच्छे कॉलेज में था बैंगलोर के, पर एक सेमेस्टर 1.5 सेमेस्टर बाद मेरे को फील हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। और मैं आपको एक टोटल सच्चाई बताऊं तो मेरे को सीरियसली ये नहीं मालूम था कि आगे मैं क्या करूं। मेरे को पहले ये क्लियर हुआ था कि ये मैं नहीं करूं, फिर आगे क्या करूंगा मैं, बड़ा लंबा सफर था। एक बार मैं जर्नलिस्ट बनने की भी सोची, जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी में आईएनसी है आपका, वहाँ पे एग्जाम भी क्लियर हुआ, ऑलमोस्ट एंट्रेंस भी ले लिए थे, आज शायद जर्नलिस्ट होते, पर मैं डायरेक्शन और राइटिंग का कोर्स के लिए ऑप्ट करा कहीं और। फिर धीरे धीरे राइटिंग रिकॉग्नाइज होती गई और इवेंचुअली मेरे को एडवर्टाइजिंग में चांस मिला, और एडवर्टाइजिंग में जब चांस मिला तो धीरे धीरे प्रमोशन होता गया एंड आई स्टक विद द इंडस्ट्री। इट इज एज रैंडम as it sounds, right? कि आपने बात की आर्ट की, आपने बात की उसमें कॉपी की, दोनों से मिलकर बनता है। एडवर्टाइजिंग में हम लोग एक और चीज देखते हैं ज्यादा, स्टार्स। सही बात। तो जिस एडवर्टाइजिंग में स्टार की जरूरत पड़ती है वो इज इट अ गुड एडवर्टाइजिंग और बैड एडवर्टाइजिंग? जिसमें आइडिया सेल करने के लिए एक स्टार को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है और फिर अगर वो सामान बिक रहा है तो वो एडवर्टाइजिंग के आइडिया की वजह से बिक रहा है या स्टार बोल रहा है उस वजह से? स्टार्स इन एडवर्टाइजिंग, राइट। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया में हाईएस्ट पेड ब्रांड वैल्यू इन बॉलीवुड। मैं हाल ही में मुंबई गया था और ब्रांड वैल्यू को 240 मिलियन के आसपास उनकी बताई गई है डॉलर्स में। फिल्में शायद पिछली 7-8 सारी फ्लॉप, बट अभी भी एडवर्टाइजिंग के सबसे फेवरेट है रणवीर सिंह। एसआरके से ऑलमोस्ट डबल ब्रांड वैल्यू ड्राइव करते हैं वो एडवर्टाइजिंग। अगर ब्रांड रिकॉल की मैं बात करूं, मे बी मेक माई ट्रिप वाला थोड़ा सा एड रिकॉल करेंगे लोग उनका, जो आलिया भट्ट के साथ था। ऑफ कोर्स मैं स्टार्स को एडवर्टाइजिंग में आने के अगेंस्ट नहीं, पर उस स्टार और जिस ब्रांड की बात हो रही है उन दोनों में ना एक कनेक्शन होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात कि एक इसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी ऐसी है, इसका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इस स्टार का ऐसा है एंड इट जेल्स विद द ब्रांड, तो मैं उस स्टार को लेके आना चाहूंगा। और फिर वो जो उस ब्रांड का कम्युनिकेशन होगा वो पूरा उस स्टार की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। पर मैं सिर्फ ये सोचूं कि भाई अगले उनके फैन हैं
और उन्हें चेक साइन करना है, तो मैं बहुत अच्छी एड बना दूंगा किसी स्टार के साथ, सर मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा सर, nobody can, because creativity comes with connection. If there is no connection between that star and your brand, that star has always, उस स्टार का पब्लिक अपीयरेंस हमेशा गुच्ची, प्राडा, लग्जरी में रहा है, और आप उसे लेकर के एक चीप हाउस होल्ड डिटर्जेंट के लिए लेके आ रहे हो, सर कभी नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। और अच्छा आइडिया जो होगा, अगेन अच्छा आइडिया जो होगा वो आउट ऑफ नोवेयर किसी को स्टार बना देगा, जो मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एयरटेल गर्ल बोलूंगा और सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि कैसे एडवर्टाइजिंग भी स्टार्स बना सकता है। और आपके पर्सनल चैलेंजेस सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजिंग में आते हैं एक प्रोफेशनल के? एडवर्टाइजिंग में मेरा होना बिल्कुल चांस की बात है, और सच बोलूं तो आप किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में, मतलब किसी भी क्रिएटिव प्रोफेशनल में चले जाओ, आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो चांस से हो। मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि आई एम सपोज टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, और दिस इज हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स, और दिस इज हाउ हम ऐसे क्रिएटिव अप्रोच रखते हैं एडवर्टाइजिंग में। मेरे को इन सब चीजों का कोई ऐसा आइडिया नहीं था। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब सिक्योर करा एज अ राइटर, जूनियर कॉपीराइटर, एक्सप्लोर करता गया, मेंटरशिप होती गई। किस्मत अच्छी थी कि बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ एडवर्टाइजिंग के काम करने का मौका मिला, तो अपनी अप्रोच बन गई, थोड़ा उनके इनपुट से, थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन से। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, इट कम्स डाउन टू दैट डिजायर टू एक्सप्रेस, आपके अंदर कुछ है जो आप बोलना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। एडवर्टाइजिंग भी आपको वो एक मीडियम देता है। हाँ, आप वहाँ कंस्ट्रेंट होते हो, आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, बट वो प्रोडक्ट होता किसके लिए? पब्लिक के लिए, राइट? सो उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो मैसेजिंग होगी, वो मैसेजिंग आपके कंट्रोल में होती है। उस मैसेजिंग को बिजनेस के लिए फायदेमंद बनाना, उस मैसेजिंग को पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशनल, सो दैट दे नो कि वो प्रोडक्ट क्या है, और इन अ वे उस कम्युनिकेशन में पब्लिक के लिए टेक अवे होना चाहिए, है ना? कि पब्लिक ने वो ऐड देखी, ठीक है, मैं कोका कोला का एग्जांपल दूं। पब्लिक ने वो ऐड देखी और पब्लिक ने बोला हाँ ठीक है, कोका कोला इज अ गुड ड्रिंक, पर वो कोका कोला जो अपनी बात कह रहा है, ओपन हैप्पीनेस, है ना, शेयर हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हम पब्लिक से कह रहे हैं। कोका कोला तो हम बेच रहे हैं, पर हम पब्लिक से कुछ कह भी रहे हैं साथ में, विच इज शेयर हैप्पीनेस। अपनी खुशियों को शेयर करें। रणबीर कपूर परेश रावल का ऐड था, जो आप अगर स्टार्स का नाम लो, रणबीर और परेश रावल का ऐड था, कोका कोला के लिए था, और वो ऐड यही था। उसमें परेश रावल लैंडलॉर्ड होते हैं, रणबीर टेनेंट होता है, और बात होती है वही ठंडा पीने की, पर उस ठंडा को पीना है, साथ में शेयर करना है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो फीलिंग क्या होनी चाहिए, एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो चीज उस ऐड ने करी ना, शेयर हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजों को कहने के लिए, इन सारे मैसेजेस को जो मेरे अंदर थे, इन्हें संभव पब्लिक के सामने लाने के लिए, while keeping the brand at the pedestal, ब्रांड सबसे आगे है, पर
उस ब्रांड के माध्यम से हम हमारे अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं उसके लिए एडवर्टाइजिंग में और प्रशांत, आप आज 2024 में मतलब कोविड के बाद से एआई हर इंडस्ट्री में काफी इफेक्ट्स, ड्रास्टिक इफेक्ट्स ला रहा है। तो एआई का एडवर्टाइजिंग में या एआई के बाद एडवर्टाइजिंग में क्या चेंजेस आए हैं, या कौन सी जॉब्स की वैल्यू एआई के बाद कम हो गई है एडवर्टाइजिंग के अंदर, लाइक डिजाइनिंग है या कॉपी राइटिंग है, उन सब की कुछ वैल्यू कम हुई है एआई के बाद या बढ़ी है एआई के बाद, या कैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को एआई ने इफेक्ट किया है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, क्योंकि एआई इस समय ऐसा कॉन्वर्सेशन है कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है। हम बात करें जेनरेटिव एआई की, जो एडवर्टाइजिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। हम जेनरेटिव एआई की बात करें, जेनरेटिव एआई में आर्ट भी मिलती है। आप बोलो कि मुझे एक बंदर स्पेस सूट में क्लोजअप शॉट चाहिए और उसके बैकग्राउंड में चांद हो, एआई पूरी कोशिश करेगा इस चीज को भी किसी तरह आपके लिए क्रिएट कर देंगे। कोई भी एक ऐसी ऐड जिसमें हम ये कहें कि यार अगर इस ऐड में ये ना होता तो ये ऐड ना। थोड़ा सा सोचूंगा, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत सारी एड्स पता है, बट मैं कोई ऐसी ऐड के बारे में कोई आपकी पर्सनल ऐड जो आपने बनाई हो और उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा हो कि यार कभी ऐसा होता है ना कि जबरदस्ती कोई एक चीज करवाई जाती है या जबरदस्ती कोई एक चीज हटवाई जाती है, लेकिन वही उसका हुक पॉइंट बन जाता है। यार अच्छा हुआ ये हो गया, ये ना होता तो ये ऐड ना हो। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो, मैं एक्चुअली ऐसा ऐड लेना चाहता हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। हाँ। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ये जानबूझ के एक्ट्रेसेस के नाम किए गए। ये ना होता तो ये ऐड किए गए। हाँ, ये किए गए। अच्छा, ये किया गया। ये एग्जांपल। और मतलब आप इस चीज को समझो कि निरमा एक आइकॉनिक ब्रांड है। निरमा अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग चलाता है। अच्छा, ये आपको नहीं मालूम होगा, कई लोगों को नहीं मालूम होगा। मेरी लाइफ में मैं एक्चुअली निरमा की एडवर्टाइजिंग में सेलेक्ट होकर के इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा। प्रभा देवी मुंबई में उनका ऑफिस है। पर वो रेखा, जया, सुषमा, वो नामों का इस्तेमाल करना, और उन्हें जब निरमा ने इवॉल्व करके नई एडवर्टाइजिंग बनाई, वो जया, रेखा, सुषमा जो थी वो इवॉल्व हुई, देश इवॉल्व हुआ, निरमा भी उनके साथ इवॉल्व हुआ। और वो रेखा, जया, सुषमा आप जो नई एडवर्टाइजिंग देखोगे उसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कुछ है, और वो चारों मिलके एक एम्बुलेंस को गड्ढे से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये होता है कि रेखा, जया, सुषमा inseparable from Nirma, but how that evolved with Nirma and how Nirma evolved as a brand and connects with consumers today, the consumer of today, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सवाल का। मैं ये पॉडकास्ट एंड करूंगा, लास्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या मिथ्स है और न्यू कमर्स को किन मिथ्स या किन कंफ्यूजन्स का सामना करना पड़ सकता है इस प्रोफेशन में आने के लिए, और उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ मिथ्स है जिनसे ये नए बच्चे अक्रॉस होंगे, और आप प्लीज उसको क्लियर करिए कि वो उन मिथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। मिथ्स कुछ ऐसी हैं भाई, एडवर्टाइजिंग तो काम ही नहीं करती। डिजिटल के आ जाने के बाद से सिर्फ डायरेक्ट मैसेज सब कुछ हो गया है। ये तो सारी मिथ्स हैं जो अभी बच्चे जान भी नहीं रहे हो। कुछ ऐसी मिथ्स मैं बताता हूँ जो आप दिल्ली छोड़ो, छोटे शहरों में भी जो बच्चे बैठे हैं, जो लैंग्वेज ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली,
या आर्ट्स ग्रेजुएट्स, फाइन आर्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिनके मन में कुछ मिथ्स होंगी कि व्हाई दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि कोई अगर अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो सकता, मैं उसकी उस मिथ को बस्ट करने वाला हूँ, उसकी उस विचारधारा को जो उसके दिमाग में है, जो वो अपने लिए सोच रहा है, जो उसका कॉन्फिडेंस लैकिंग है, मैं उसे एड्रेस करना चाहता हूँ। आपको ना बहुत अच्छा, मतलब यू डोंट, सॉरी फॉर यूजिंग दैट एग्जांपल, बट यू डोंट हैव टू बी शशि थरूर टू बी एन इंग्लिश कॉपीराइटर। सबसे अच्छी इंग्लिश की लाइनें दुनिया के सबसे सिंपल इंग्लिश के शब्दों में लिखी जाती है। जस्ट डू इट। नाइकी ने क्या बोला है? जस्ट डू इट। दुनिया के 3 सबसे आसान शब्द अंग्रेजी में समझने के लिए, मगर वो जस्ट डू इट के अराउंड क्या था, क्यों था वो जस्ट डू इट? हमारी लाइन हमेशा सिंपल होगी, सबसे आसान अंग्रेजी के शब्द, मगर हमारी थिंकिंग जो है ना, वो बड़ी वास्ट होनी चाहिए, वो बड़ी इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो कई सारे बच्चों को ये लगता है कि अरे मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, या मैं हिंदी में उतना निपुण नहीं हूँ, मैं कैसे एडवर्टाइजिंग का राइटर बन जाऊंगा। सर, आपका आइडिया में डेप्थ होना चाहिए, आपकी लाइन तो जो आप लिखोगे वो बड़ी सिंपल होगी, शब्दों में बड़ी सिंपल होगी। ये टफ है, सिंपल चीज करना है मोर टफर देन टफ है सर, टफ है। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी थॉट है। अगेन मैं एक फेमस एडवर्टाइजिंग के ही एग्जांपल से बोलूंगा कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी थॉट है कि दाग क्यों अच्छे हैं। दाग अच्छे हैं आपने लिख दिया, बड़ी सी बिलबोर्ड लगी है, बच्चा सफेद स्कूल की शर्ट में वो पूरी गंदी होके रखी है। हमारी लाइन जो भाषा को नेल करना था, जो भाषा को एग्जैक्टली सही करना था, वो तो सिर्फ दाग अच्छे हैं। सबसे सरल हिंदी के शब्द दाग अच्छे, पर सर वो पूरी प्रेमाइस कि वो दाग क्यों अच्छे हैं, कि उस बच्चे के शर्ट पे दाग नहीं लगेंगे तो वो बच्चा कैसे खेलेगा, कैसे बड़ा होगा। सर वो पूरी प्रेमाइस सेट करना, वो पूरी थॉट को एक लाइन से बांध देना, वो स्किल होती है। और वो स्किल हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है सर, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि कितनी सारे हिंदी के कैंपेन है, जो हिंदी भाषा के कैंपेन है, वो आइडिया साउथ इंडिया के, बैंगलोर के, चेन्नई में बैठे क्रिएटिव डायरेक्टरों के होते हैं, और हिंदी का राइटर बस उन्हें लिखता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप किसी भी चीज से बंधे नहीं हुए हो, मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि आप किसी भी चीज से बंधे नहीं हुए हो, कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ नहीं है, कैनवस ब्लैंक है, आप उस पे आकर के जो करना चाहो कर। आज का हमारा ये एपिसोड एडवर्टाइजिंग के ऊपर प्रशांत कुमार के साथ था, और मुझे लगता है कि न्यू कमर्स के लिए प्रोफेशनली, क्रिटिकली और इमोशनली भी प्रशांत ने काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और गो फॉर द एडवर्टाइजिंग जिनको जाना है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मे भी हो सकता है कि प्रशांत से बात करने के बाद ऐसा लग रहा हो, बट यस, जिनको भी ये प्रोफेशन परस्यू करना है, पूरा पॉडकास्ट देखिए, क्या प्रशांत बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उसको समझिए और इस प्रोफेशन में परस्यू करना